नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गए एक कमाल का वीडियो लेके। और आज मैं बात करूंगा सैस के प्राइसिंग मॉडल पे। सैस होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे अगर हमें कहीं रहना हो या फिर कहीं पे हमें काम करना हो तो उसके लिए हम घर या फिर ऑफिस रेंट पे लेते हैं। वैसे अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना हो, सब कुछ ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का हमें इस्तेमाल करना है, तो उसे तो हम इन हाउस बिल्ड नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को जिसने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को बना रखा उससे हम लोग रेंट पे ले लेते हैं। इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं, यानी सैस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है क्योंकि अगर आप एक सैस स्टार्टअप रन कर रहे हो या फिर आप कोई सैस प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कौन सा सैस प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल करो। क्या फ्लैट रेट प्राइसिंग का इस्तेमाल करो, क्या टियर्ड प्राइसिंग का इस्तेमाल करो, क्या फीचर बेस्ड प्राइसिंग का इस्तेमाल करो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे और आपका जो बिजनेस है उस पे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे सैस प्राइसिंग मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसमें से आपके लिए जो बेस्ट सूट करता है ना उसे आप पिक कर सकते हो। वापस रिमाइंड करता हूं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस एंड योर प्रोडक्ट। इसीलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखेगा, अंत तक देखेगा, तब आपको ये सारे प्राइसिंग मॉडल के बारे में समझ आएगा। ये जो मैं आपको 8 प्राइसिंग मॉडल बता रहा हूं उसमें लगभग जितने भी सैस स्टार्टअप्स है ना, 99% सैस स्टार्टअप इन्हीं 8 प्राइसिंग मॉडल पे चल रहा है। इसीलिए एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और अंत तक देखेगा। तो हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सैस प्राइसिंग मॉडल है वो है फ्लैट रेट प्राइसिंग। ये जो फ्लैट रेट प्राइसिंग है ना, इसका मतलब होता है एक प्रोडक्ट एक दाम। इसका मतलब यही होता है, यानी ये जो प्राइसिंग मॉडल है ना, इसमें क्या है कि आपके पास एक सिंगल सेट ऑफ प्रोडक्ट होगा। उस सिंगल सेट ऑफ प्रोडक्ट का कुछ फीचर्स होंगे, सपोज कीजिए 10-12 फीचर होंगे और उसे आप केवल एक दाम में बेचोगे, सपोज कीजिए 300 रुपया महीने में। यही होता है फ्लैट रेट प्राइसिंग। इसको मेनली जो नए स्टार्टअप होते हैं ना, नए न्यूली फाउंडेड स्टार्टअप, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नए स्टार्टअप है तो इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, उनके पास केवल सिंगल प्रोडक्ट होगा। तो उसका वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके फीचर्स होंगे और उसे वो एक दाम पे ही बेचेंगे। ये सैस न्यूली जो सैस स्टार्टअप होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि एक कंपनी है बेसकैम्प, जो कम्युनिकेशन टूल है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा काम आती है। तो वो भी उनके पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, कम्युनिकेशन टूल। अब उसको वो केवल $11 पर मंथ में बेचती है। अब उसके अंदर कितने भी यूजर आए, चाहे वो 20 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, लेकिन उनका प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स है $11। तो इस तरीके से आप फ्लैट रेट प्राइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुछ फायदे भी है, इसके कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है कि आपको यहाँ पे बेचना आसान हो जाएगा, इजियर टू सेल। यानी क्योंकि आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल सेट ऑफ फीचर है, प्राइस भी आपको पता है, केवल एक दाम है, तो आपका जो सेल्स पर्सन है उसको बहुत ज्यादा आसानी होगी ये प्रोडक्ट को बेचने में। दूसरा क्या है, इजियर टू कम्युनिकेट। इजियर टू कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि सिंगल सेट ऑफ फीचर है, सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्राइस है, जिसके कारण से सेल्स पर्सन आपके कस्टमर को बहुत ही आराम से समझा पाएंगे और इवन कस्टमर भी समझ जाएगा कि भाई साहब एक ही प्रोडक्ट है, ये फीचर है और ये प्राइस है। हम आसानी से उन्हें समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, तो उनको खरीदना है नहीं खरीदना उनको क्लियर समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है, ये आपके लिए मार्केटिंग और प्रमोशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट है, प्राइस भी सिंगल है, कुछ सेट ऑफ फीचर है, तो आप ना, आपके पास जो लीड आएगा ना वो बहुत ही टारगेटेड आएगा। अब मान के चलिए अगर आपके पास 10 SaaS प्रोडक्ट है एक साथ, अब क्या है कि आपके पास जो लीड आएगा आपको नहीं पता है कि वो लीड कौन से प्रोडक्ट के लिए आया है। लेकिन अगर आपके पास केवल सिंगल प्रोडक्ट है ना, तो आपको पता है ये जो लीड आया ना वो बहुत ही क्वालिफाइड लीड है क्योंकि वो आपके सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को देख के ही आया है, यानी वो प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है मार्केटिंग और प्रमोशन करना। और जो लास्ट क्या है कि ये जो न्यूली फाउंडेड स्टार्टअप है ना उनके लिए सबसे बेस्ट प्राइसिंग मॉडल है। अब इसके कुछ नुकसान की बात करते हैं। नुकसान क्या है, क्योंकि आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल प्राइस पे आप काम कर रहे हो, जिसके कारण से क्या होगा ना कि आप ना वैल्यू नहीं जनरेट कर पाओगे हर यूजर के लिए। अब सपोज कीजिए कि जो आपका प्रोडक्ट है वो केवल एसएमबीज के लिए, एसएमबी मतलब स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, तो जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी एंटरप्राइज को भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो अब आपके पास खत्म हो गई। वही सपोज कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो केवल इंटरप्राइज लोग के लिए था, तो आपके लिए जो एसएमबीज के लिए जो मार्केट खुला था ना वो भी आपके लिए बंद हो गया। यानी या तो आप एसएमबीज को टारगेट कर पाओगे या तो आप टारगेट कर पाओगे एंटरप्राइज को, या फिर इन दोनों के बीच में जो बिजनेसेस आता है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप हर कस्टमर से वैल्यू जनरेट कर पाओ। दूसरा क्या है, क्योंकि एक सिंगल प्राइस प्रोडक्ट है जिसके कारण से आपकी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है। कैसे ये लॉस होगी? सपोज कीजिए बेसकैम्प का एग्जांपल ले ले, क्योंकि वो कम्युनिकेशन टूल है। अब उस कम्युनिकेशन टूल को 20 लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 लोग को भी कर रहे हैं।
हो सकता है 1000 लोग करे, 1 लाख लोग करे, तो आपका क्या है कि आपका तो सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्राइस प्रोडक्ट है। आपको वो, अब वो अगर 1 लाख इस्तेमाल करे, 1 लाख लोग इस्तेमाल करे, 10,000 लोग इस्तेमाल करे या 10 लोग ही इस्तेमाल करे, वो तो देगा आपको केवल $11 पर मंथ ही। इससे क्या होगा, आपको जो अपॉर्चुनिटी हो सकता था और ज्यादा रेवेन्यू कमाने का, वो पूरा खत्म हो जाता है। तीसरा क्या है, क्योंकि सिंगल प्राइस प्रोडक्ट है, आप कुछ अपसेल नहीं कर पाएंगे, आपके लिए अपसेल की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको आप लोगों को अपसेल कर पाओ, जिसके कारण से आपके लिए अपसेल की अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो जाती थी। तो ये हुआ सबसे पहला प्राइसिंग मॉडल। इस वीडियो का जो हमारा दूसरा प्राइसिंग मॉडल है वो है यूसेज बेस्ड प्राइसिंग। यूसेज बेस्ड प्राइसिंग क्या है, इसे ना हम लोग पे एज यू गो मॉडल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जितना यूज करेगा, वो उसी हिसाब से वो आपको उतना पे करेगा। यानी अगर वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करेगा तो ज्यादा पे करेगा, कम यूज करेगा तो कम पे करेगा। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, क्योंकि क्या है कि जितना वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा उसे उतना ही पे करना है, तो इससे कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसे मेनली जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस होता है, क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बनी सीडीएन, AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज और गमलेट, ये लोग बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्राइसिंग मॉडल के ना फायदे अच्छे खासे हैं। फायदे क्या है कि कस्टमर को उतना ही पे करना है जितना वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, यानी कस्टमर का जो अपफ्रंट कॉस्ट है ना वो बच जाएगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर को एक फिक्स कॉस्ट देना है कि अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे या ना करे मुझे इतना ही पैसे देना है, ऐसा नहीं है। वो जितना इस्तेमाल करेगा उसे उतना ही पैसे देना है। दूसरा फायदा क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, आप उसे हर टाइप के कस्टमर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये बैरियर खत्म कर देता है यूसेज का। यानी अब आपके प्रोडक्ट को कोई नया स्टार्टअप भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई बड़ा जो स्टैब्लिश स्टार्टअप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। नए स्टार्टअप का क्या है कि अब उसे अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना है, यानी उसे बार बार पे नहीं करना है आपके प्रोडक्ट के लिए। वो जितना इस्तेमाल करेगा उतना ही उसे पे करना है। इससे क्या होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये इसके फायदे हैं। नुकसान क्या है, नुकसान क्या है कि आप ना अपना रेवेन्यू प्रोजेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका कब रेवेन्यू ज्यादा होगा कब कम होगा। क्योंकि ये तो यूसेज के हिसाब से है, अगर किसी कस्टमर ने ज्यादा इस्तेमाल किया तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कम इस्तेमाल किया तो रेवेन्यू घट जाएगा। तो आपका जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो आप निकाल सकते हो ना अपने बिजनेस का, वो नहीं निकाल पाओगे। दूसरा नुकसान क्या है कि आप ना कस्टमर के कॉस्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई कस्टमर आपको $10 दे रहा है तो कोई कस्टमर आपको $100 दे रहा है, कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करने से $1000 दे रहा है। इससे क्या होगा कि ना आप ओवरऑल में आप कस्टमर के कॉस्ट को सही तरीके से निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जो आज $10 दे रहा हो सकता है वो $100 दे, जो आज $1000 दे रहा वो हो सकता है $500 दे। तो इससे ना आप, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसके कारण से आप कस्टमर के कॉस्ट को नहीं निकाल पाओगे। तो ये था दूसरा प्राइसिंग मॉडल जो है यूसेज बेस्ड प्राइसिंग। जो हमारा तीसरा प्राइसिंग मॉडल है ना वो है टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है और उसको आपने टियर के अंदर बांट दिया है। टियर के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक प्रोडक्ट उसमें 100 फीचर है, तो आपने एक बेसिक प्लान निकाला जिसमें केवल 5 फीचर आपको, आप उसे $10 में बेच रहे हो। आप एक है जिसमें आप 20 फीचर डाले हो, उसे आप $20 में बेच रहे हो। एक है जिसमें आप 40 फीचर रखे हो, जिसमें को आप $60 में बेच रहे हो। तो इस तरीके से ये एक टियर बन जाता है। ये बहुत ही गजब का प्राइसिंग मॉडल है, जिसको मेनली जितने भी स्टैब्लिश SaaS स्टार्टअप्स है ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना वो है हबस्पॉट का। हबस्पॉट क्या है कि ये एक इनबाउंड मार्केटिंग और सेल्स सॉफ्टवेयर बेचता है। अब क्या है कि ये तीनों टाइप के कस्टमर को टारगेट करता है। जो इंडिविजुअल सेल्स पर्सन है उसके लिए एक स्टार्टर प्लान बना के रखा है, एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है उनके लिए प्रोफेशनल प्लान बना के रखा है। अब जो बड़े बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इंटरप्राइज प्लान बना के रखा है। और ये जो भी प्लान है ना, स्टार्टर प्लान सबसे कम प्राइस का है, प्रोफेशनल प्लान उससे थोड़ा ज्यादा प्राइस का है और इंटरप्राइज सबसे ज्यादा प्राइस का है। तो इस तरीके से वो टियर बना के रखा है। वैसे एक होस्टिंगर है, होस्टिंगर वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसके पास भी 3 प्लान है। एक है सिंगल वेब होस्टिंग प्लान, जो नए ब्लॉगर्स होता है, जो लोग ब्लॉग वेबसाइट चलाते हैं उनके लिए एक प्लान है। एक प्लान है जो छोटे बिजनेसेस है उनके लिए प्रीमियम वेब होस्टिंग है। और एक है जो लोग बिजनेस को थोड़ा अच्छे स्केल पे ऑपरेट करें उनके लिए बिजनेस वेब होस्टिंग है। तो इस तरीके से वो टियर बना दिया है और तीनों के प्राइस अलग है। सिंगल वेब होस्टिंग का प्राइस सबसे कम है, प्रीमियम का थोड़ा ज्यादा और बिजनेस वेब होस्टिंग का उससे ज्यादा। तो इस तरीके से ये टियर बनता है। इसके फायदे बहुत है। फायदे क्या है, सबसे पहला कि आप ना डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब प्रोडक्ट ऐसा है कि आपके पास सिंगल प्रोडक्ट में डिफरेंट सेट ऑफ फीचर है, जिसके कारण से आप अब हर कस्टमर को अब आप टारगेट कर पाओगे। यानी आपका प्रोडक्ट कोई इनिशियल लेवल पे जो नया स्टार्टअप है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, जो स्टैब्लिश स्टार्टअप है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, और जो बड़ा इंटरप्राइज लेवल पे जो स्टार्टअप है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। ये पहला फायदा हुआ।
दूसरा क्या है कि ना इसमें ना पावर ऑफ चॉइस मिल जाता है, क्योंकि अब कस्टमर को पता है मुझे क्या चाहिए। अब क्योंकि आपने उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन कर दिया है कि कोई छोटा कस्टमर भी ले सकता है, कोई बड़े लेवल पे जो कस्टमर है वो भी ले सकता है। इसे क्या है कि कस्टमर अब खुद से चूज कर सकता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट खरीदता है। तीसरा फायदा क्या है कि आपके लिए नहीं है, अपसेलिंग बहुत ही आसान हो जाता है। अपसेलिंग कैसा आसान हो जाता है? अगर आपके पास प्रोडक्ट है जिसका एक टीयर है 100 रुपए महीने का, एक है 200 रुपए महीने का, एक है 300 रुपए महीने का, तो जो 100 रुपए महीने वाला प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है उसको आप 200 का बेच सकते हो, 200 वाले को 300 का बेच सकते हो। इससे आपके लिए ना क्लियर अपसेलिंग के लिए एक रूट बन जाता है। तो ये था इसके फायदे। अब इसके कुछ नुकसान भी। नुकसान क्या है कि ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग आपके लिए, क्योंकि अब आपको ना बहुत ही अच्छे तरीके से ना सारे फीचर को क्यूरेट करना पड़ेगा टीयर बाय टीयर। ऐसा नहीं कि 10 फीचर आपने छोटे टीयर में डाला और उसके 2 कॉम्प्लीमेंट्री फीचर उसके सबसे बड़े टीयर में डाल दिया। ऐसा आपको नहीं करना। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्यूरेट करना है सारे फीचर्स को, उसके प्राइस पॉइंट को आपको सही तरीके से डालना है, सच दैट आप डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर को सही तरीके से टारगेट कर पाओ। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपने गलत फीचर गलत जगह डाल दिया तो आपसे आपका कन्वर्जन रुक जाएगा। तो ये सबसे पहला नुकसान था। दूसरा नुकसान क्या है ना कि आप ना डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर को टारगेट करने स्टार्ट कर देते हो ना, जिसके कारण से क्या होता है कि आप अपना कोर भूल जाते हो। आपका जो बिजनेस का कोर है जिसको आपको एक्चुअली में टारगेट करना है ना, आप उनको भूल जाते हो और आप सबको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हो, जिसके कारण से क्या होगा ना कि आपको लॉन्ग टर्म में ना नुकसान हो सकता है। तो ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान क्या है ना कि कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। अब अगर आपका प्रोडक्ट 5 टीयर में बटा हुआ है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे ये चाहिए या ये टीयर वाला ये प्रोडक्ट चाहिए या ये फीचर चाहिए, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और जो आपका कन्वर्जन हो सकता था वो भी रुक जाएगा। तो ये था टीयर्ड बेस्ड प्राइसिंग। जो हमारा नेक्स्ट प्राइसिंग मॉडल है ना वो है पर यूजर प्राइसिंग। इसमें क्या है, जो आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो चार्ज करोगे ना वो पर यूजर के हिसाब से चार्ज करोगे। सपोज कीजिए आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो $10, तो अगर उसे 10 लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पे करेंगे $100। अगर दो लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पे करेंगे $20। इस हिसाब से ये प्राइसिंग मॉडल काम करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है असाना का, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये पर यूजर प्राइसिंग पे काम करता है। नोशन है, ये भी पर यूजर प्राइसिंग पे काम करता है। इसका फायदा क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या है, क्योंकि ये पर यूजर के हिसाब से प्राइसिंग आप चार्ज कर रहे हो, जिसके कारण से कस्टमर अपना मंथली कॉस्ट निकाल सकता है कि उसको हर यूजर के हिसाब से उसे कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। दूसरा क्या है कि आपका रेवेन्यू स्केल करेगा आपके प्रोडक्ट के यूसेज के हिसाब से। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस है $10 और उसे 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका रेवेन्यू कितना होगा? $100। वैसे ही अगर अचानक से आपके प्रोडक्ट को 1000 लोग इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? $10,000 का। तो इस तरीके से ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। तीसरा क्या है कि आप बहुत ही आराम से ना रेवेन्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर यूजर के हिसाब से आपको प्राइस चार्ज करना है। तो अगर 10 यूजर आएंगे और $10 प्राइस है तो $100 का रेवेन्यू होगा। 100 लोग आएंगे तो $1000 का रेवेन्यू होगा। तो आप ना बहुत ही आराम से इसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब इसके ना कुछ नुकसान भी। नुकसान क्या ना कि आपके ना कस्टमर एडॉप्शन को कम कर देगा। अब क्या है कि कस्टमर को फ्री चॉइस है कि अगर 100 लोग उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो वो 100 के हिसाब से पे करेगा, 80 लोग को इस्तेमाल करेंगे तो 80 के हिसाब से पे करेगा। तो इससे क्या है कि आपका ना रेवेन्यू लॉस हो सकता है। दूसरा नुकसान क्या है ना कि आपके चर्न रेट को बढ़ा देगा। अब सपोज कीजिए कोई कस्टमर है जो 100 यूजर के हिसाब से आपको पे कर रहा है। अब सपोज कीजिए उसको लगा कि हम 50 यूजर से भी काम चला सकते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि अचानक से आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप पहले 100 लोग इस्तेमाल कर रहे थे, आप केवल 50 इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण से आपका चर्न रेट बढ़ जाएगा। तीसरा नुकसान क्या है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लॉगिन अब्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट को 5 लोग इस्तेमाल कर रहा है लेकिन आपको पे कर केवल एक यूजर के लिए, क्योंकि वो लोग बार बार लॉग इन लॉग आउट कर करके वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आपको रेवेन्यू लॉस भी होगा और आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये था पर यूजर प्राइसिंग मॉडल। जो हमारा नेक्स्ट प्राइसिंग मॉडल है ना वो है पर एक्टिव यूजर प्राइसिंग मॉडल। ये भी बहुत गजब है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने पर यूजर प्राइसिंग मॉडल समझाया था कि जितने आपके यूजर होंगे, सपोज 100 यूजर है तो आपको 100 यूजर के हिसाब से पे करना है। लेकिन यहाँ पे अलग है। इसमें क्या है कि अगर 100 यूजर है लेकिन केवल 70 लोग ही आपके प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज कर रहा है तो आपको 70 के हिसाब से पे करना है। यानी जितने आपके एक्टिव यूजर है, जो लोग एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट पे करना है। ये बहुत ही अच्छा है। इस प्राइसिंग मॉडल को ना स्लैक इस्तेमाल करता है, जो एक क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके ना फायदे क्या है कि कस्टमर को ना एक्टिव यूजर के हिसाब से पे करना है। इसका मतलब क्या है कि अब कस्टमर को इस चीज का डर नहीं होगा कि अगर मैं 200 लोगों के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो ऐसा ना हो कि मैं 200 के लिए खरीद रहा हूं लेकिन केवल 100 लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जितने मेरे एक्टिव यूजर होंगे मुझे उसी हिसाब से पे करना है। जो दूसरा फायदा है ना कि ना ये आपके एडॉप्शन को बढ़ा देगा। देखिए ये जो प्राइसिंग मॉडल है ना, ये मेनली एंटरप्राइज के लिए बहुत ज्यादा सूट करता है,
क्योंकि एंटरप्राइज में क्या है कि एक साथ 1000 2000 लोग काम करता है। अब सपोज कीजिए 2000 लोग के लिए आपने प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन केवल उनमें से 1300 लोग ही है जो आपके प्रोडक्ट को एक्टिवली यूज कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि एक्टिव यूजर के हिसाब से मुझे पे करना है, तो भले मैं 2000 लोगों के लिए खरीदूं, लेकिन अगर 1300 लोग ही इस्तेमाल करेंगे तो मुझे 1300 के हिसाब से ही पे करना है। तो इससे आपका एडॉप्शन बढ़ जाएगा। अब इसके कुछ नुकसान भी। नुकसान क्या है ना कि ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जहां पे अब देखिए, जहां पे एंटरप्राइज लेवल है, अब एंटरप्राइज लेवल में 2000 लोग हैं, तो अब जरूरी नहीं है 2000 लोग इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है केवल 1300 ही इस्तेमाल करें, तो उनके लिए छूट है। लेकिन जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस होते हैं ना, उनको पता है कि अगर मैं 10 लोगों के लिए ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो 10 लोग इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उनको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे आपको एडॉप्शन कम हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हो कि आप स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे लॉग इन अब्यूज देखने को मिलेगा। लॉग इन अब्यूज कैसे? क्योंकि अब एक्टिव यूजर के हिसाब से अब कस्टमर को पे करना है, तो कस्टमर क्या करेगा, वो खरीदेगा, वो यूज तो उसको 10 लोग ही करेंगे, लेकिन वो केवल एक ही अकाउंट के लिए परचेस करेगा। अब क्या है, वो बार बार लोग लॉग इन लॉग आउट कर करके आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जिससे आपका लॉग इन अब्यूज बढ़ जाएगा। तो इससे आपको रेवेन्यू में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये था हमारा पर एक्टिव यूजर प्राइसिंग मॉडल। जो हमारा नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है ना, वो है फीचर बेस्ड प्राइसिंग। फीचर बेस्ड प्राइसिंग क्या है ना कि अब कस्टमर आपको उतना ही पे करेगा जिस हिसाब से वो आपके फीचर को इस्तेमाल करेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक है 10 फीचर वाला, जिसमें वो आपको $100 पे करेगा, एक है 20 फीचर वाला जिसमें वो $200 पे करेगा। अगर कस्टमर को ये 10 फीचर चाहिए तो वो $100 पे करे, जिसको 20 फीचर चाहिए तो वो $200 पे करे। तो इस तरीके से उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्विकबुक्स जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये फीचर बेस्ड प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है। इसका फायदा ये है कि कस्टमर के पास अब अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन हो गया। अब सपोज कीजिए आपका कस्टमर आपका 10 फीचर वाला प्लान इस्तेमाल कर रहा है, अब उसे लगा कि मुझे ये 5 फीचर एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपका 15 फीचर वाला प्लान इस्तेमाल करने लगेगा। इससे उसको ना अपग्रेड करने के लिए आप उसे इंसेंटिवाइज कर सकते हो। दूसरा फायदा यह है कि कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा है। यानी अब कस्टमर को ये सिक्योरिटी है कि मैं, अगर मुझे ये फीचर अपने बिजनेस में चाहिए तो मैं ये फीचर लूंगा और मुझे इस हिसाब से पे करना है, जिसके कारण से क्या होगा कि कस्टमर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो ये इसके फायदे हैं। अब इसका केवल एक नुकसान है कि आपको ना इसके फीचर को बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने 3 प्लान बनाया, 10 फीचर वाला प्लान, 20 फीचर वाला प्लान और 30 फीचर वाला प्लान। अब ऐसा है कि अगर कस्टमर को ये 10 फीचर चाहिए, लेकिन इसके 3 कॉम्प्लीमेंट्री फीचर आपको अगले प्लान में मिल रहा है, तो कस्टमर ना स्विच नहीं करेगा और आपका ना एडॉप्शन कम हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सारे फीचर को सही तरीके से यूज केस के हिसाब से आप उसे पूरा प्लान करो। तो ये था फीचर बेस्ड प्राइसिंग। जो हमारा नेक्स्ट प्राइसिंग मॉडल है वो है फ्रीमियम प्राइसिंग। ये फ्रीमियम प्राइसिंग क्या है? यहाँ पे आप अपने कस्टमर को अलाउ करते हैं कि आप हमारे लिमिटेड बेसिक फीचर को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हमारे प्रीमियम फीचर को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, यानी फ्री प्लस प्रीमियम, इसीलिए इसको प्रीमियम बोलता है। ये मॉडल को मेनली कैनवा इस्तेमाल करता है, जो एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। स्पॉटिफाई प्रीमियम प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है। देन नोशन है, ये भी प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। तो ये आप प्राइसिंग मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो। एक प्रीमियम बिजनेस मॉडल भी है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा। अब प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल के ना कुछ फायदे भी है। फायदे क्या है कि ये आपके ना इनिशियल एडॉप्शन को बढ़ा देगा। अब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको जो लोग पे कर रहा है वो तो यूज कर रहा है, लेकिन वो भी यूज कर रहा है जो लोग पे नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा ना कि लोग आपके प्रोडक्ट से और भी ज्यादा रूबरू हो जाएंगे, वो आपका इनिशियल एडॉप्शन बढ़ जाएगा। दूसरा जो फायदा है ना कि इससे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट घट जाएगा, यानी एक कस्टमर को अक्वायर करने की जो आपकी कॉस्ट है ना वो घट जाएगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपका टारगेट यूजर है, वो आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रहा है। इससे क्या होगा कि उन लोगों को जो आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रहा है, उनको कन्वर्ट करना पेड यूजर में आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा फायदा क्या है ना कि ये आपके वायरलिटी की पोटेंशियल को बढ़ा देता है, यानी आपके प्रोडक्ट को आप पेड यूजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्री यूजर भी इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ पे जो फ्री यूजर का तादाद होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होगा, जो फ्री यूजर है ना वो आपके प्रोडक्ट को और भी ज्यादा लोगों में रिकमेंड करेंगे, जिससे आपको प्रोडक्ट और भी ज्यादा वायरल हो सकता है। इसके नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है ना कि ये आपके कन्वर्जन रेट को कम कर देता है, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट को फ्री में भी लोग यूज कर रहा है। अब अगर कोई यूजर आपके फ्री ही प्लान पे, यानी आपका जो फ्री प्लान है जिसमें बेसिक फीचर है, उसी में अगर वो लोग सेटिस्फाई हो गए, तो वो आपके पेड में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके कारण से क्या होगा कि आपका कन्वर्जन रेट लो हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको ना राइट बैलेंस बना के रखना है फ्री फीचर में और पेड फीचर में। ऐसा ना हो कि आपने फ्री में इतना कम फीचर दिया कि आपका एडॉप्शन ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर आपने फ्री में इतना फीचर डाल दिया जिसके कारण से कस्टमर आपके पेड यूजर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो आपको इसका ध्यान रखना है।
तीसरा नुकसान क्या है ना कि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट को फ्री यूजर भी इस्तेमाल कर रहा है और पेड यूजर भी इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या है कि जो आपको पैसा मिल रहा है पेड यूजर से, उन्हीं से आपको अपना पूरा पेट पालना है, आपको फ्री यूजर को भी संभालना है और पेड यूजर को भी संभालना है, जिसके कारण से आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये था प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल। जो हमारा आखिरी प्राइसिंग मॉडल है ना वो है पर स्टोरेज प्राइसिंग। पर स्टोरेज प्राइसिंग ना बहुत सिंपल है और इसे केवल जो भी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है ना वही इस्तेमाल करता है। पर स्टोरेज में क्या है, जो कस्टमर आपके जितना स्टोरेज को इस्तेमाल करेगा वो उतना ही पे करेगा। इसको मेनली गूगल ड्रॉपबॉक्स ये सब इस्तेमाल करता है। यहाँ पे क्या है कि गूगल ड्रॉपबॉक्स क्या करता है, वो बोलता है कि आप 100 जीबी के लिए मुझे इतना पे कीजिएगा, 200 जीबी आपको इस्तेमाल करना है क्लाउड स्टोरेज तो इतना पे कीजिए, अगर आपको 1 टीबी इस्तेमाल करना है तो आप इतना पे कीजिए। यही पूरा ये पर स्टोरेज प्राइसिंग मॉडल है। इसका फायदा ये है ना कि कस्टमर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर कस्टमर को 100 जीबी इस्तेमाल करना है तो वो 100 के लिए पे करेगा, 200 जीबी इस्तेमाल करना है तो वो 200 के लिए पे करेगा, अगर उसको 1 टीबी तक इस्तेमाल करना है तो उसको वो उतना ही हिसाब से उसको पे करना है। तो इससे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। इसका नुकसान ये है ना कि आप रेवेन्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप क्या है कि कस्टमर को अगर 100 जीबी चाहिए तो 100 के हिसाब से पे करेगा, 200 जीबी चाहिए तो 200 के हिसाब से पे करेगा, अगर उसको 500 जीबी चाहिए तो वो 500 के हिसाब से पे करेगा, जिसके कारण से आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आपका अपॉर्चुनिटी आगे जाके फ्यूचर में कितना रेवेन्यू हो सकता है, वो आप सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे और प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये इसके कुछ नुकसान है। तो ये था हमारा 8 SaaS प्राइसिंग मॉडल। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 8 SaaS प्राइसिंग मॉडल के बारे में बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो SaaS प्राइसिंग मॉडल है ना, जो मैंने आपको 8 बताया है, इसी में मैक्सिमम SaaS स्टार्टअप ऑपरेट करती है। यानी जितने भी 99% SaaS स्टार्टअप है ना, वो इन्हीं SaaS प्राइसिंग पे अपना पूरा बिजनेस को ऑपरेट करती है। इसीलिए अगर आप भी कोई SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आगे जाके SaaS प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आप इन प्राइसिंग मॉडल में से कोई एक दो इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, वहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सच दैट मैं इस तरीके से और भी पावरफुल कंटेंट बनाता रहूं। और आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए, वहां पे मैं बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूं। देखिए आपको उसमें से कौन सा वीडियो आपके काम का, उस वीडियो को देखिए और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए या फिर नॉलेज लीजिए, आपको दोनों ओर से फायदा है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।